एम क्यू एम की क़यादत की तब्दीली का गेम एक दफ़ा फिर ऑन हो गया है। हॉट सीट पर कौन बैठेगा और कौन बनेगा करोड़पति, या कौन बनेगा अब एम क्यू एम का पति। बिसात पर नए मोहरों को आगे बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है। बस उलझन एक ही है कि कोलैप्स सिस्टम को ओवरलैप करने की किसी कोशिश में अगर सिंध के शहरी इलाकों, ख़ास तौर पर कराची में ताकत का तवाज़ुन बरकरार ना रहा तो कहीं गेम उलट ना जाए। गेम उलटने से बचाने के लिए प्लान बी पर भी काम जारी है। 2 अगस्त को बहादुराबाद में एम क्यू एम के मरकज़ पर जो कुछ हुआ, इसके बाद एक अहम रहनुमा को घर बिठा दिया गया है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद यात्रा पर निकल गए हैं। सबको मिलकर साथ चलने की हिदायत पर खामोशी तो इख्तियार कर ली गई, लेकिन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माजरत कर ली गई। ये सब और ये भी कि एम क्यू एम के कारकुनों की गिरफ्तारियां किस सिलसिले की कड़ी हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जनाब, एम क्यू एम जो कभी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी ताकत हुआ करती थी और उसकी असल शोहरत उसका नज़्म ज़ब्त थी, आज पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर जमात बन चुकी है। एक ऐसी जमात जिसमें ग्रुपिंग इस हद तक है कि अब बात असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल तक पहुंच गई और शहर का माजी फिर ना लौट आए, इस फिक्र ने उन ऐवानों को भी हिला दिया है जो इस शहर के असल करता धरता हैं और एम क्यू एम की इस मौजूदा हालत के किसी हद तक ज़िम्मेदार भी। अगर एम क्यू एम की तारीख़ उठाकर देखी जाए तो लगता है कि अगस्त का महीना एम क्यू एम पर काफ़ी भारी रहा है। 22 अगस्त 2016 को लंदन से अल्ताफ़ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर ने एम क्यू एम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया और तकसीम दर तकसीम से गुजरती एम क्यू एम में 10 साल बाद 2 अगस्त 2026 को एक वाज़ेह दरार पड़ी गई। कहने को ये दरार पहले दिन यानी जनवरी 2023 से ही नुमायां थी, जब पीएसपी को ख़त्म करके एम क्यू एम में ज़म किया गया और ताकतवर हलकों के इस हुक्म पर सर तस्लीम खम कर लिया गया। हालांकि ये उन नारों के यकसर बरक्स था जो इस इंजमाम से पहले लगाए गए थे। इन 3 सालों में एम क्यू एम का वो हाल हुआ है कि ये सियासी जमात एक मजाक बनकर रह गई है। जिस जमात के नज़्म ज़ब्त के सब गवाह और मोतरफ थे, वहाँ सब कुछ नज़र आने लगा है अलावा नज़्म ज़ब्त। और 2 अगस्त 2026 को रही सही एम क्यू एम वाकई दफन हो गई। और ये वही 2 अगस्त है जब 1995 में एम क्यू एम बल्दिया टाउन के कारकुन फारूक दादा को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। इसी तरह 22 अगस्त से भी एम क्यू एम की कोई अच्छी यादें नहीं हैं। 2016 में तो जो हुआ सो हुआ। 1990 में 22 अगस्त को एम क्यू एम के कैंपों पर फायरिंग के नतीजे में एम क्यू एम के 27 कारकुन मारे गए थे और 55 ज़ख्मी हुए थे। इसी अगस्त में 26 अगस्त 1998 को एम क्यू एम ने नवाज शरीफ की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये भी अहम है कि एम क्यू एम ने पहली बार अपनी अवामी ताकत का इजहार भी अगस्त के महीने में किया था। 8 अगस्त 1986 को नश्ता पार्क में एक जलसा करके। मैं भी कहाँ एम क्यू एम की तारीख़ में उलझ गया। तारीख़ तो माजी होती है, हाल की बात करते हैं। तो जनाब, बकौल अनीस एडवोकेट के हर प्रोजेक्ट की उम्र 10 साल होती है और एम क्यू एम की मौजूदा क़यादत के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो इत्तलात ये हैं कि तब्दीलियों का मौसम करीब आ गया है। ओहदे की जंग में उलझे रहनुमा चूँकि एम क्यू एम को जोड़ने के उस मकसद की राह में बुरी तरह हाइल हो चुके हैं जिसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया था। इसलिए क़यादत की एक दफ़ा फिर तब्दीली का सोचा जा रहा है। सोच ये है कि मौजूदा क़यादत गुज़रे 10 सालों में एक तरफ तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी और दूसरी तरफ उसकी कमज़ोरियों की वजह से सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक मजबूत हुई है कि वो अब कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाने लग जाती है। जबकि कराची की मजमूई ख़राब सूरत हाल की वजह से आम आदमी में ये एहसास भी बढ़ा है कि कराची का ये हाल कमज़ोर एम क्यू एम की वजह से हुआ है और एम क्यू एम कमज़ोर हुई नहीं बल्कि की गई है और इसका बोझ भी ताकतवर हलकों के कांधों पर डाला जाता है। इस सारी सूरत हाल में
बैड गवर्नेंस से निकल कर गुड गवर्नेंस की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहला कदम तो साबिक जियाले मोहसिन नकवी से रखवा दिया गया है, लेकिन इस राह पर आने वाली मुश्किलात ख़ास तौर पर सिंध में मुमकिन रद्द अमल के लिए एमक्यूएम को मजबूत करना भी ज़रूरी समझा जा रहा है और मौजूदा क़यादत से मायूस ताकतवर हलकों ने नई क़यादत तैयार करना शुरू कर दी है। ज़राए का बताना है कि आने वाले दिनों में चेयरमैनशिप के दोनों उम्मीदवार इस खेल से बाहर हो जाएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर ही नई क़यादत सामने आ जाएगी, जिसकी तकरीबन इजाज़त मिल चुकी है। इस ज़मीन में एक ऐसे रहनुमा के सर पर हुमा बैठता नज़र आ रहा है जो कभी एमक्यूएम छोड़कर नहीं गए, चाहे वो अगस्त 2016 हो या जनवरी 2023। कारकुनों में उन्हें मकबूल करने के लिए उनकी काबिलियत का पैमाना यही रखा गया है कि उन्होंने जेलें भी देखी हैं और मुकदमात का सामना भी किया है, अहम ओहदों पर रहे हैं और इंतज़ामी सलाहियतें भी रखते हैं। ये वो सीवी है जो उस शख्सियत को अहम जिम्मेदारी देने के बाद कारकुनों में तकसीम की जाएगी, जाहिर है बज़रिया सोशल मीडिया। ज़राए का ये भी बताना है कि एमक्यूएम की नई क़यादत में बाज़ नए चेहरे भी होंगे। नए चेहरों से मुराद नए लोग नहीं हैं, लोग तो पुराने ही होंगे, बस उनकी पार्टी बदल जाएगी, जिसमें एक साबिक गवर्नर सिंध और उनके करीबी दोस्त भी शामिल हैं। मिस्टर ज़राए ये भी दावा करते हैं कि 2 अगस्त को जो कुछ बहादुराबाद पर हुआ वो किसी हद तक स्क्रिप्टेड था, या यूँ कह लीजिए कि उसे थोड़ी बहुत आशीर्वाद हासिल थी, लेकिन सिर्फ मरकज़ के अंदर तक। जो कुछ बाहर हुआ वो आशीर्वाद देने वालों के लिए भी चौंका देने वाला था, इसीलिए उस पर एक्शन लेते हुए बाज़ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस वाक़े के बाद दोनों जानिब से कराची से लेकर इस्लामाबाद तक शिकायतों के अंबार लगा दिए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप को जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि हमें ये यकीन दिलाया गया था कि कभी असलहे का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन दफ्तर के अंदर बदतमीज़ी के बाद बाहर फायरिंग भी की गई ताकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से जुड़े कारकुनों में खौफ बैठ जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वाक़े के फ़ौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएसपी के लोगों को एमक्यूएम से निकालने का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उन्हें इससे रोक दिया गया। दूसरी जानिब अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप की तरफ से शिकायत की गई कि उन्हें बहादुराबाद मरकज़ पर तंजीमी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं दी जाती और वो उस रोज़ भी एक मीटिंग के लिए ही मरकज़ पहुँचे थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई और अमीनुल हक और एजाजुल हक समेत खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के अफराद ने अनीस कायम खानी से बदतमीज़ी की। एक तरफ अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप की शिकायत पर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तो दूसरी तरफ अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल की शिकायत पर एमक्यूएम के अहम रहनुमा अमीनुल हक को घर बैठने के लिए कह दिया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि उन्हें लो प्रोफाइल में चले जाने के लिए कहा गया है। यानी दोनों तरफ की ही शिकायत पर कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया गया है और इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक बार फिर शीरो शकर होकर साथ चलने की हिदायत की गई। ज़राए बताते हैं कि दोनों ग्रुप्स को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कहा गया था, जिसमें दोनों ही जानिब से वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दिया जाना था, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से फ़िलहाल इससे माजरत कर ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी अगले ही रोज़ यानी 3 अगस्त की रात इस्लामाबाद रवाना हो गए, जहां उनकी सरकारी मसरूफियात के अलावा दीगर मुलाकातों की भी इत्तलात है। यहाँ एक अहम बात तो रही गई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल अगर क़यादत से अलग कर भी दिए गए तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का क्या होगा? तो जनाब ऐसा है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बेचारे अब किसी गिनती में नहीं रहे हैं। हाँ, कामरान टिसोरी ज़रूर उनकी तस्बीह पर है, लेकिन उन्हें बिल्कुल माइनस नहीं किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक उनके नाम पर नई क़यादत के लिए जिस शख्स का चुनाव किया गया है उसे भी कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। एमक्यूएम की नई क़यादत के चुनाव में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की मूव पर सिंध में मुमकिना एहतिजाजी रद्दअमल से निमटने की सलाहियत भी इस क़यादत में होनी चाहिए और इस मकसद के लिए एक और शख्सियत को भी सामने लाया जा सकता है जो एमक्यूएम के तंजीमी सेटअप को चलाने की अहलियत रखती है।
یہ شخصیت بلدیہ فیکٹری کیس کے فیصلے کے بعد ہی سامنے آ جاتی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے بلدیہ فیکٹری کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی وجہ سے اسے روک دیا گیا۔ یقیناً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں حماد صدیقی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، ہم واپس 2 اگست پر آتے ہیں۔ 2 اگست کو جو کچھ بہادر آباد میں ہوا اس سے ایم کیو ایم کے وہ سینئر کارکن سب سے زیادہ بددل ہوئے ہیں جو رہنماؤں کے آپس کے اختلافات اور شدید مشکلات کے باوجود ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور تنظیمی کاموں میں لگے رہتے تھے۔ ایسے کارکنوں کی اکثریت کا تعلق خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہے اور وہ شرافت سے سیاست پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ 2 اگست کو ہوا اور اس کے بعد بھی ذمہ داروں کے خلاف تنظیمی سطح پر کوئی کارروائی نہ ہوتی دیکھ کر ایسے کارکن دل برداشتہ ہیں اور ان کی اکثریت نے اب گھر ہی بیٹھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ان میں سے ہی کچھ ہیں جو مہاجر کاز سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آفاق احمد کی مہاجر قومی موومنٹ کو جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ ہے بینیفیشری کا، کہ 2 اگست کو جو کچھ ہوا اس کا فائدہ کسے ہوا؟ تو اس کے 2 بینیفیشری ہیں۔ نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی، جو اب تنزیہ یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جو اپنے آپس کے جھگڑوں کو نہیں نمٹا سکتے اور آپس میں ہی دست و گریباں ہیں وہ سندھ کو تقسیم کریں گے۔ یعنی نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کی موو کو لے کر جس جماعت نے آگے بڑھنا تھا اس پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور کامیابی ہے۔ اور دوسری بینیفیشری ہے ایم کیو ایم لندن۔ 10 سال بعد بھی ایم کیو ایم لندن یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ایم کیو ایم جس کی تھی اس سے لے کر جنہیں دی گئی وہ اسے چلانے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے اس کے اصل مالک کو اب سیاست کی اجازت ملنی چاہیے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی موو کو بھی الطاف حسین کی جانب سے بھی سراہا گیا ہے۔ الطاف حسین نے اسے درست مطالبہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں جتنے زیادہ صوبے اور انتظامی یونٹس ہوں گے اس سے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی آسان ہوگی اور عوامی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یعنی کراچی کو اگر کسی موو کے نتیجے میں صوبہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو الطاف حسین کے خاموش فالوورز بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور موجودہ حالات میں یہی وہ واحد نقطہ ہوگا جس پر اسٹیبلشمنٹ اور الطاف حسین ایک پیج پر ہوں گے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔